नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम नई शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूरे होने को केंद्र में रखकर बात करेंगे नई शिक्षा नीति से नए युग के सूत्रपात होने की। क्या आपको पता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जुलाई 2020 में लागू की गई। 29 जुलाई 2025 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। शिक्षा विशेषज्ञों से 5 वर्षों के गहन परामर्श से ये शिक्षा नीति तैयार की गई है। नई शिक्षा नीति के लिए 2 लाख लोगों से सुझाव लिए गए। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान को नई शिक्षा नीति का आधार बनाया गया। नई शिक्षा नीति में आधुनिक तकनीक और विचार को भी समाहित किया गया है। उच्च शिक्षा के परिदृश्य में क्रांति आई है इस नई शिक्षा नीति से, ऐसा माना जा रहा है। ग्रेड 3 तक सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल है। 10+2 मॉडल से 5+3+3+4 स्कूल मॉडल का पुनर्गठन किया गया है। बहुभाषी शिक्षा, बहुविषयक उच्च शिक्षा, डिजिटल एकीकरण को समाहित किया गया है। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करना सरकार का लक्ष्य है। जी हाँ, पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 2 विशेषज्ञ मेहमानों से। प्रोफेसर डॉक्टर टीजी सीताराम, अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सुषमा यादव हैं, पूर्व सदस्य यूजीसी और पूर्व वीसी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। और जनता की आवाज बनकर यहां पर बहुत सारे युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनका भी स्वागत है। सुषमा जी, एक कार्यक्रम कल हुआ था, उसको लेकर एक बार बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया था, जिसमें आप दोनों उपस्थित थे। और माना जा रहा है कि समागम का उद्देश्य शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, शिक्षकों, उद्योगपतियों और सरकारी प्रतिनिधियों के माध्यम से नई शिक्षा नीति के 5 वर्षों का आकलन करना था, समीक्षा करना था और जीडीपी का 6% तक शिक्षा पर खर्च करने का विचार करना था। जी हाँ, क्या कुछ कहा इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने, एक बार देख लेते हैं, फिर से अपनी चर्चा शुरू करेंगे। सुषमा जी, जैसा कि मैंने कहा कि आप दोनों उस कार्यक्रम में मौजूद थे, वृद्ध कार्यक्रम था, 5 वर्ष पूरे हो रहे थे। किस तरीके से इस पूरी यात्रा को देखते हैं नई शिक्षा नीति की? देखिए, कल की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो शिक्षा समागम था, उसको हम शिक्षा समागम कहते हैं, उसका उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विकसित भारत। तो उससे लक्ष्य समझ आ जाता है कि विकसित भारत लक्ष्य है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे राष्ट्र के सामने रखा है और 2047 तक हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वह होगा शिक्षा के माध्यम से। यह बात माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कल कही और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी को याद किया। वहाँ बहुत सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे। ये एक बहुत सुंदर संयोग था और बहुत सुंदर आयोजन भी था और देश भर के शिक्षाविद थे, जिसमें कुलपति, निदेशक, मैनेजमेंट एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ह्यूमन साइंसेज, ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपर्ट्स वर देयर। और सिविल सोसाइटी, जिसको हम समाज कहते हैं, मैं नागरिक समाज शब्द बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, पर समाज के सभी सदस्य भी थे, क्योंकि अंततः शिक्षा किसके लिए है? शिक्षा पूरे राष्ट्र के लिए है, पूरे समाज में परिवर्तन लाने के लिए है। तो वह वहाँ पर कहा गया और फिर पूरे दिन मंत्रणा में ये बात की गई। माननीय शिक्षा मंत्री ने जो अभी बताया कि उनका उद्देश्य राष्ट्र को 2047 के लिए तैयार करना है, लेकिन अभी लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं कि 2030 तक हम कहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि तभी हम 47 की तैयारी करेंगे। और किस प्रकार से निपुण भारत, समग्र भारत, समर्थ भारत, डिजिटल भारत और विद्यालयों में पीएम श्री विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इन सब में परिवर्तन करके अच्छे शिक्षकों को प्रोत्साहित करके हर स्तर पर, और जो तकनीकी शिक्षा है वह मानवीय शिक्षा के साथ मिलाकर, क्योंकि अंततः मानव वही अच्छा होता है
जो इन दोनों को साथ लेकर चल सके, ना वो जो तकनीक को भूल जाए, ना वो जो अपने रूट्स को भूल जाए या क्या अपनी विरासत को भूल जाए। पीजी सीताराम जी, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। हम देखते हैं कि आमतौर पर हम वर्षगांठ मनाते हैं तो कई बार वर्षगांठ मनाना एक रस्म अदायगी ही बनकर रह जाता है, लेकिन जो कार्यक्रम था शिक्षा मंत्री जिसमें स्वयं मौजूद थे और आप भी उपस्थित थे, क्या कुछ उससे निकल कर आया उस कार्यक्रम से? This celebration was Akhil Bharat Shiksha Samagam, which is the 5th year completion है, and उसमें school children, including school children, higher education, everybody was there. It was such a festival, started with school children singing national song and also comparing, also done by the school children for the entire activity, which is a very, very unique program है. And what it came out was, it's a multi-dimensional growth. NEP in the last 5 years, how it has been helped all the students, whether it is school shiksha ho or higher education ho, everybody has benefited in one or the other way. And particularly I would like to highlight more on the engineering or the professional courses में देश बहुत आगे बढ़ चुका है, because today we are the leaders in science, technology. Our successes are also clearly depicts. So this has given a lot of flexibility to the students. So the emphasis was also on not only teacher assisted learning, the emphasis is on self-learning, then technology assisted learning, collaborative learning, peer learning. This is one beauty about the National Education Policy 20. The emphasis is not just the rote learning with the teachers assisted earlier, but it is more of the student choosing their options. A science student can pick up even arts courses, music courses while doing the course. And also the major important thing is the technology, which we have used creating ABC, that is the Academic Bank of Credits, which gives them a lot of flexibility to acquire credits and put into the bank account. Like this, the many positive things have come out in the last 5 years. There are best practices from all kinds of institutions, state university ho, state private university ho, or engineering college, diploma college, PG diploma and MBA courses. Everybody is actually very enthusiastically implementing NEP 2020. But there is a lot of things to be done yet. We have done a good beginning. 5 years में अच्छा काम हुआ है, but we have a big pathway to go, because 2047 विकसित भारत के लिए we want to be a developed India by 2047. I think education takes the lead, and particularly so on higher education. आज़ादी के 75 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में भी 2 वर्ग तैयार हो गए हैं। एक वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते हैं, दूसरे वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते हैं। क्या इस खाई को पाटने में इन 5 वर्षों में ये नई शिक्षा नीति सफल रही है, या कहीं ना कहीं एक जो है यात्रा तो शुरू हुई है? क्या कह सकते हैं? मैं कह सकती हूँ यात्रा शुरू हुई है। खाई पाटने में तो 5 वर्ष बहुत कम होते हैं, और एक परिवर्तन जो आया है कि धीरे धीरे हम पहले जो निजी विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रति एक शंका की दृष्टि रखते थे, संदेह की दृष्टि रखते थे कि वे केवल ही प्रॉफिट के लिए आते हैं या कमर्शियल वेंचर करते हैं, वह संदेह समाप्त करने का प्रयास किया गया है। तो अधिक से अधिक निजी संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले वर्षों में उनकी संख्या बढ़े, वो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच भी सकें। यह अभी इस यात्रा का प्रारंभ कह सकती हूँ। और जैसे फाउंडेशन हमने रखा है NEP 2020 में, तो ये 5 साल कल ये बात की गई कि ये फाउंडेशन है इस NEP के, तो हमने एक फाउंडेशन बना ली है, आधारशिला डाली है, लेकिन आगे अभी इनकी खाई पाटने के लिए शायद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाए और कुछ नवाचारों का भी प्रयोग किया जाए। बहुत सारे नवाचारों का कल वहाँ बात भी की गई, और कुछ मैं ज़रूर इन बच्चों के सामने रखना चाहूँगी। वह स्कूली भी हैं और महाविद्यालय भी हैं। अगर आप देखें तो मातृभाषा को जो प्रोत्साहन दिया गया है, तो अंततः यदि भारतीय भाषाएं सभी विद्यालयों में आ जाएंगी तो एक अंग्रेज़ी शिक्षा
के लिए निजी विद्यालयों में जाने का जो आकर्षण था वो आकर्षण समाप्त हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 वर्ष जो है वो एक तरीके से नींव रखी गई है, इमारत अभी खड़ी होनी बाकी है। इस नींव का लाभ युवाओं को कितना मिला है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ सवाल आपके नई शिक्षा नीति को लेकर, सवाल पूछो, माइक इसलिए लिया है। इस शिक्षा का क्या फ़ायदा अगर बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद भी कोई जॉब ना मिले तो? अच्छा, अवश्य जवाब एक एक का देना है नहीं जवाब। नहीं, अभी 2-3 और सवाल। और पीछे कोई माइक, हाँ उधर दे। लाइक आप लोगों ने बोला कि जो हम रीजनल लैंग्वेजेस है वो हम ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे हमको ग्लोबल लेवल पे मतलब दिक्कत आ सकती है। मतलब बच्चा कोई सोचेगा कि हम ना परस्यू करें रीजनल में, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे फिर हमको बताएंगे। इंग्लिश ही ज़रूरी है। तो और मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या चैलेंजेस टीचर्स भी फेस कर रहे हैं इस नीति का जो लगाई जा रही है, इम्प्लीमेंट की जा रही है, तो इसमें क्या चैलेंजेस टीचर्स भी फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, चलिए 3 सवाल 3 तो ले लें हम पहले। सबसे पहले आपकी बात करते हैं बेटे। शिक्षा रोजगार मात्र नहीं देती, शिक्षा और विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है और उस ज्ञान का प्रयोग आप रोजगार के लिए कर सकते हैं। हमारे ट्रेडिशन में कहा गया है विद्या या शिक्षा, जिसको आप विद्या कहते हैं, विद्या अर्थकरी यानी रोजगार देने वाली, लेकिन साथ ही यशकरी, यश देने वाली भी होती है। आप ज्ञान से बहुत कुछ करते हैं तो सिर्फ रोजगार लें, आप अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, आप जो कर रहे हैं वो पहले से बेहतर कर सकते हैं। तो शिक्षा की बहुत डायमेंशन है। इस मानसिकता से बाहर निकल आए, अपने मानसिकता से कि नौकरी के लिए हम शिक्षा पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनल एजुकेशन है, वहाँ आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। तो आप अपना ये बदलिए, एक तो ये चिंतन बदलिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न फिर पूछेगा, इसका भी उसका भी जवाब दूंगी। आपने पहले उनका जवाब देती हूँ। आप जो कह रहे हैं कि ग्लोबल क्षेत्र, ये भी एक उसी तरह की औपनिवेशिक मानसिकता है। अंग्रेज़ों ने आपको समझा दिया, आप अंग्रेज़ी बोलोगे तो पूरा विश्व आपको समझेगा। जाकर देखो, पूरा विश्व अंग्रेज़ी नहीं बोलता, और ऐसे देश भी हैं हु हेट इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो वो आपको बिल्कुल, और ये देखते हैं फिर कि इनकी कोई भाषा भी नहीं है क्या। दे लुक एट यू विद कंटेम्प्ट, बहुत ही घृणा के दृष्टि से, कैसे लोग हैं। और वो मुझे पूछा भी किसी ने, आप हर सेंटेंस के बाद अंग्रेजी क्यों बोलते हो? और हम लोगों की आदत हो गई है। ज्ञान भाषा से मुक्त होता है। जापान का उदाहरण देख लीजिए, जर्मनी का उदाहरण देख लीजिए, अंग्रेजी से नहीं सीखा उन्होंने और अंग्रेजी से ज्ञान नहीं बनाया। इसलिए इससे भी मुक्त हो जाइए। भ्रम है ये एक कि अगर हम अंग्रेजी नहीं, भाषा तो आप कभी भी सीख सकते हैं, और अगर आपका ज्ञान अद्वितीय है तो हर भाषा अपने आप उसको ट्रांसलेट करवा लेगी। तो आप उस नवाचार पर जाइए, उस सृजनात्मकता पर जाइए, अपने आप बाकी सब आपकी भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। टीचर्स के लिए चुनौती। हाँ, तीसरी बात कर रही हूँ। वैसे इस पे आप ताली बजा सकते थे, इतनी बढ़िया बात। और आपने जो कहा, देखिए स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के सामने है चुनौती, क्योंकि एक हम वर्षों से जिस तरह से चल रहे थे उससे हमारा एक माइंडसेट बन जाता है, और उसके बाद उसको बदलना। अभी टीचर्स को भी दिक्कत आ रही है, इतने सालों से वही पढ़ा रहे थे, उसको बदल देना। इतने सालों से हम इस तरह से कंट्रोल कर रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे कि तुम्हें 3 साल पढ़ना है, बीच में चले जाओगे तो हाजिरी नहीं मिलेगी, या इसके बाद तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी। उससे भी मुक्ति होनी है, उनकी भी होनी है। और बच्चों को तो अभी समझना है, उनके लिए बिल्कुल नया है। देखिए एमफिल हमने दूर कर दी, 2 साल आपके बचा दिए। जो एक बाध्यता थी पीएचडी के लिए आपको 2 पेपर छापने ही हैं, उससे यूजीसी ने आपको मुक्ति दे दी। केयर लिस्ट बनाई थी, वो भी एक बाध्यता थी, उससे भी यूजीसी ने आपको मुक्त कर दिया। कितनी मुक्ति, सा विद्या या विमुक्ताये, ये ध्येय वाक्य है यूजीसी का। और इसलिए बहुत सारी ऐसी रेगुलेशंस बदली हैं जो आने वाले वर्षों में आपको शोध के लिए, विद्या या शिक्षा प्रसन्नता के लिए, आपके आनंद के लिए, ज्ञान सदैव आनंद की ओर ले जाता है, ज्ञान आपको कष्ट नहीं देता। इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, उसे ज्ञान को आनंद के लिए पढ़िए, रोजगार आ जाएगा, नहीं तो आप बनाइए। यहाँ शोध की बात की और मेरे मन में यही सवाल उठ रहा था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारतीयों को छाना है और 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, तो अनुसंधान और शोध पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और नई शिक्षा नीति में इसको भी प्रस्तावित भी किया गया है, प्रावधान भी रखे गए हैं
उसका कुछ 5 बरस में कुछ असर देखने को मिल रहा? जरूर. Innovation today is in the prime spot in all higher education. If you take the professional institutions, all of them have the Institute Innovation Council. Activities like Smart India Hackathon, okay, which we conduct across the nation, both in the software edition as well as the hardware edition, has created a buzz for the young people because they learn how to work together and solve a problem which is affecting the society. So societal problems solve करने के लिए they इकट्ठे होके in a group of 6 people, they learn how to work together as a peer group and solve the problem in a time bound fashion. So these are the new things which have been taught through innovation activities. So today I'm very proud to tell you more than 16,000 Institute Innovation Councils have been established across the country. That means almost every institution in professional courses has a IIC. उसके साथ हमने R&D को भी जोड़ दिया. Now all the 14,000 plus institutions have a R&D cell, research and development cell, so that students should know how to ask questions. Everything they need to ask a query first, ask a question and try to find a solution for that. That too not alone, as a collective group. So isme I wanted to just tell you through this Institute Innovation Council and R&D cell activities, our professional colleges are able to create close to about 7,000 startups. See, we are the 3rd largest startup capital of the world today. So all this is happening. And soon we will be number 2 also. Soon we will be number 2 because a lot of young people are bold today to take on the steps of entrepreneurship. As Madam was highlighting, it is not just about getting a job. So you should be a job giver than a job seeker. So that's where I think you can create a difference to the world. So that's what our young people are doing today. So we have 160,000 startups and more than 125, 130 are unicorns. They become a huge, resources generation companies. So today there are 2 problems actually. One is we thought that our institutions are only will be celebrating Saraswati, that we put the money inside and take the knowledge outside. But it's a time has come where we have to take the knowledge and get the money out. That the time has come where Saraswati and Lakshmi can coexist in our institutions. But our ancestor knew this very well. See, many of you dekha hoga. So Lakshmi is standing tall on either side. Kaun baita hai? One side Ganesha and one side Saraswati. So that clearly says very clearly that a coexistence of Saraswati knowledge and money has come, and this is the golden time for India. This is Amrit Kal. This is where we can lead the world. So there is no doubt about we achieving Vikasit Bharat by 2047. I say one sentence. Vikasit Bharat is no more a dream, and that dream is all with you. चलिए और कुछ कहा माइक? मेरा सवाल है। हाँ. नमस्कार सर, मैम, मेरा नाम शिवांगी है। जैसे कि सर ने कहा कि हमारे देश में एक तरफ सरकारी स्कूल है, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल है, तो ये एक तरह की दोहरी शिक्षा नीति है भारत में। तो जो प्राइवेट स्कूलों से लोग पढ़ते हैं वो तो अच्छे कोचिंग वगैरह लेके, जैसे कि NEP के थ्रू CUET आया कि हमें हायर एजुकेशन में जाने के लिए CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा तभी UG में एडमिशन मिलेगा। मगर जो गरीब स्कूलों के बच्चे हैं जिनकी अंग्रेज़ी भी अच्छी नहीं होती, अगर मान लो सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज में अगर इंटरव्यू लेते हैं तो वो इंग्लिश में लेंगे, जो सरकारी स्कूलों के बच्चे ज़्यादातर उसमें बाहर ही रह जाएंगे। तो ये तो कैसी शिक्षा नीति हुई जिसमें हायर एजुकेशन में वही लोग आगे बढ़ पा रहे हैं जो पहले से ही बढ़ रहे थे, और जो पहले से पीछे थे वो और साथ साथ जवाब दे दूं? हाँ, साथ ही साथ जवाब दे दो और ये एंकर बनने की कोशिश मत करो। क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रही हूँ वर्षों, तो बता सकती हूँ। पीछे दे दो माइक। ऐसा नहीं है कि सेंट स्टीफन सिर्फ अंग्रेजी देखता है, बिल्कुल नहीं। और ये पुरानी व्यवस्था की बात आप कर रहे हो, अब व्यवस्था बदल रही है, हमने वहाँ भी इंटरवीन किया है, तो वहाँ भी परिवर्तन आएगा। और ये भी भूल जाओ कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही होनहार होते हैं। होनहार तो हम तो सरकारी स्कूल की प्रोडक्ट हैं। होनहार तो सरकारी स्कूलों में भी उससे ज़्यादा होते हैं।
लेकिन ये खाई समाप्त होनी चाहिए, ये मैं आपके साथ मानती हूँ। और जैसे ही शिक्षा का अधिकार वस्तुतः पूरी तरह से व्यवहार में परिणत हो जाएगा, ये खाई अवश्य समाप्त होगी और होनी चाहिए। Namaste, ma'am. Namaste, everyone. एक एक करके। हाँ, I've been a teacher trainee by myself. So after COVID, I was into teaching. So I have been studied from a private school, but मैंने सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया है. तो ground reality is a bit, not a bit, but on a larger scale बहुत different है. मेरा मेन प्रश्न ये है कि जैसे 6th class, 5th class is like initial stage जब बच्चे puberty hit करते हैं, they start to understand the reality of life, imagination से बाहर निकल कर. Young children of class 6th grade are pushed into institutes that are not school education. Mainly जैसे अगर प्रोफेशनल स्टडीज़ बच्चों को करनी है, फॉर एग्जांपल MBBS और IIT क्रैक करना है, तो स्कूल एजुकेशन फॉर पेरेंट्स इज़ नॉट आइडियल. दे चूज़ टू पुट देयर स्टूडेंट्स इनटू इंस्टीट्यूशन, नामी इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं ताकि उनको इतना बिलीव नहीं है स्कूल्स में. प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं, वही सरकारी. आपका प्रश्न हम समझ गए यस बेटा, मैम. और ये प्रश्न बहुत रेलिवेंट भी है यस मैम. और ये प्रश्न कंसर्न भी है हमारी. वैसे तो हम दोनों स्कूल एजुकेशन में नहीं हैं, तो उस तरह से वी आर नॉट द राइट पीपल, लेकिन पेरेंट्स सभी होते हैं और हम भी जानते हैं जो आसपास. ये यथार्थ बताने के लिए धन्यवाद. सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये बदलें स्कूल. और मैं पिछले कई वर्षों से स्कूली शिक्षा में जो 5 सितंबर को स्कूल्स और शिक्षकों को, बेस्ट स्कूल्स और बेस्ट शिक्षकों को अवार्ड मिलते हैं, उसके साथ जुड़ी रही हूँ प्रोसेस के साथ. तो मैं बता सकती हूँ सरकारी स्कूल भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी कोई नहीं है उनके पास. दे हैव वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो. केवल इतना ही है कि शिक्षकों की मानसिकता जो कई वर्षों से वहाँ बन गई है, अब उसको भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है. क्योंकि जो अपार और आइडेंटिटी, कल स्कूल शिक्षा पर बहुत बात हुई थी और स्कूल शिक्षा सचिव ने भी ये कहा था कि हम चाहते हैं कि ये दोनों कंपार्टमेंट्स ना रहें, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों मिलकर चलेंगे, इनमें जुड़ाव. और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ये कहती है देयर शुड बी ए सिंक्रोनाइजेशन एंड ए सीमलेस ट्रांजिशन. तो जो आप बात कह रहे हैं वो परिवर्तन लाने का प्रयास इस शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है. और ये बात सही है कि भारत तभी विकसित होगा जब वहाँ का बच्चा भी विकसित होगा और वहाँ का बच्चा भी उसको पढ़ पाएगा. तो आपकी बात को हम समझ रहे हैं, बदलाव पहुँच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल आप देखेंगे बदल रहे हैं. और ये बहुत शिक्षकों पर और माता पिता, यहाँ मैं थोड़ा माता पिता की भी बात करना चाहूँगी. ये जो कोचिंग की कल्चर आई है ना, ये माता पिता की ग्रीड के कारण आई है, बच्चों के कारण नहीं आई है. बच्चों को तो आप जैसा पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे, लेकिन जब आपने मान लिया कि बस इसको इसलिए पढ़ाना है कि डॉक्टर बनाना है, इसको इसलिए पढ़ाना है कि इंजीनियर बनाना है, और कुछ बच्चे को आप जानने ही नहीं देना चाहते, तो स्कूल मत जाओ, कोचिंग चले जाओ. तो ज्ञान का विस्तार केवल तभी होगा. इसलिए हमें ख़राब इंजीनियर, ख़राब डॉक्टर भी मिल जाते हैं. वो ख़राब क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मानवीयता समाप्त हो चुकी होती है. और उसी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति टारगेट कर रही है. वी शुड हैव गुड इंजीनियर्स, गुड डॉक्टर्स हु आर नॉट करप्टेबल, हु आर नॉट ग्रीडी. फॉरेन में हमने देखा है सुषमा जी कि दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स. हमने बहुत सारे देशों में देखा है कि पहले ये देखा जाता है कि बच्चे का विचार क्या है, सोच आपकी क्या अनुमति है. हो तो एक बात और जोड़ूं जो प्रोफेसर सीताराम जी ने कही थी. 2 उदाहरण दे रही हूँ. उन्होंने कहा ना स्टार्टअप और इसकी, तो अटर लैब सब जगह बनी गए, अटर टिंकरिंग लैब्स. 2 विश्वविद्यालयों के अभी उदाहरण जो इन्हीं समागम में और कुंभ में दिए गए. एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, उनके कुलगुरु ने बताया कि उनके बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाई है, मोटर बाइक, जो इलेक्ट्रिक और जो इलेक्ट्रिकल, और जो 1 से 1.5 लाख में उसकी कॉस्ट पड़ रही है. बाजार में वो 5 लाख में मिलती है. वो कह रहे हैं कि हमें जैसे ही बच्चों ने बनाई और हमने उसको कमर्शलाइज किया, तो हमारे पास 300 ऑर्डर्स तो उसी समय आ गए. उन बच्चों के उन लिए बच्चों के लिए कार्य होने चाहिए. समय क्योंकि भाग रहा है, कुछ जल्दी जल्दी बच्चों के और सवाल जी. पूछ ली. जी, यस मैम, मुझे ये पूछना था कि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे भी रहते हैं, और उन सब के लिए एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना, खासकर हायर एजुकेशन में रीजनल लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए. तो मैम ये इन 5 सालों में इसकी जर्नी कितनी चैलेंजिंग रही है, और खासकर NCERT की भी जो कमेटी है जिसमें 42 डिफरेंट लैंग्वेजेस में टेक्स्ट बुक्स को निकालना, ये उसके चैलेंजेस क्या है मैम, और इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होगा हमारे फ्यूचर के लिए इन एजुकेशन सेक्टर. पहले डॉक्टर साहब देंगे, फिर हम ऐड करेंगे. इंजीनियरिंग में हमने एक प्रयास किया है. इसमें बहुत डिप्लोमो एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए
textbooks, almost 1,000 textbooks are completely ready in 12 languages, and it is also made available freely on our e-kum portal. And these are not run-of-the-mill textbooks. We didn't take a textbook and translate that. It is outcome-based textbooks developed by very senior professors of our premier institutions. वो मिलके as per the model curriculum of AICTE ने prepare किया है. And it has, every unit has a unit objective and a unit outcome. They are all outcome-based textbooks. So ये books are already available to you in 12 different languages and freely available. I'm very happy to tell you also, 7 lakh downloads have happened of these books from 65 countries. That means हमारा diaspora, Indian diaspora is also present across the world. And Gujarati speaking people downloaded the Gujarati book in Python programming. Odia people have programmed in artificial intelligence. ये advanced books भी prepare किया है. जी जी. So our goal is, there is a Ministry of Education's Bharatiya Bhasha Pustak scheme. So we have a very big plan of creating lakhs and lakhs of textbooks available in all 22 regional languages. चलिए कुछ और सवाल जल्दी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है. 2 मिनट है हमारे पास. सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हमें पता है कि मतलब पहले टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा थी, रेशियो बहुत वाइड थी. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि NEP 2020 ने इन 5 सालों में कितनी वर्क करी है और इस मतलब टीचर और स्टूडेंट के रेशियो को रिड्यूस करने के लिए. दूसरा सवाल जल्दी. सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमारे कोर्स के अंदर एड ऑन कोर्सेज जो हैं वो ऐड किए गए हैं, जैसे स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स. सर मुझे ये जानना है कि हमारे ये जो कोर्सेज हैं, हमें इनसे शिक्षा तो मिलती है, लेकिन इसी के अंदर हमारा जो समय है वो बहुत ज़्यादा इसमें चला जाता है. कहीं हमारा जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होता है हमारा, वो उसको हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते. इसकी वजह से जैसे असाइनमेंट्स हो जाती है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं, तो इसमें हमारा ज़्यादा समय जाता है. तो क्या ये चीज़ सही है कि हम अपना समय इन अलग सब्जेक्ट्स को दें जो हमारा स्पेसिफिक है, उसको ना देकर? आखिरी सवाल जल्दी. मेरा एक क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में अपने कैंपसेस ओपन करने को परमिशन मिल गई है. तो ये हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैसे हम उसके थ्रू अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या चैलेंजेज हैं उनके आने से? और मैम मेरा एक लास्ट सवाल मैम, क्योंकि बिकॉज आई एम बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिंदी ऑनर्स, तो मैम हम लिपि के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक फ़ॉन्ट है, मंगल फ़ॉन्ट. इतनी ढेर सारी भाषाएं हैं. इंग्लिश के लिए हमको हज़ारों फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, पर हिंदी के लिए सिर्फ एक फ़ॉन्ट है. वो भी है, मंगल है, कुर्ती है. हाँ मैम, 2 है, बट बोथ आर वेरी टिपिकल. मतलब उसको हम थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? आसान ही है, मैं तो करता हूँ उस पर, आप प्रैक्टिस करें. हम बताएंगे आपको. चलिए समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आखिरी टिप्पणी. तो ये प्रश्न तो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन मैं आप सबके, ये टीदिंग ट्रबल्स हैं. देखो, कोई नया काम हम शुरू करते हैं ना, तो प्रारंभ में थोड़ी सी परेशानियां लगती हैं. आपको इनको उसी तरह स्वीकार करना है. UGC अभी 30 सब्जेक्ट्स में मॉडल करिकुलम बना रही है. उनमें टेक्स्ट बुक्स भी सभी भाषाओं में आएंगी. भारतीय भाषा समिति का टारगेट है कि सभी भाषाओं में वो पुस्तकें आएँ, तो वो आपको मिलेंगी. और जो एड ऑन कोर्सेज हैं, वो एड ऑन नहीं है, वो आपकी प्रतिभा को पल्लवित करने के लिए बनाए गए हैं. समय कोई वेस्ट नहीं होता. आपका असेसमेंट का तरीका हम बदल देंगे. अब एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ नहीं है, सबका सब को करिकुलर है. इट्स पार्ट ऑफ योर करिकुलम. इसलिए आप समय वेस्ट नहीं कर रहे. हो सकता है आपकी कोई एक प्रतिभा जो छिपी थी वो निकल आएगी. प्रॉब्लम क्या है कि मार्क्स ड्रिवन हमारी शिक्षा नीति है, इसलिए बच्चों को डर लगता है कि हमारे जो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो पीछे ना छूट जाए. वो मानसिकता बदलनी है, वही मानसिकता बदलनी है, टीचर्स को भी और आपको भी. जी, आप कुछ करें. इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में हम बोलने के लिए चाहते हैं. So there are a lot of universities are coming that will bring a healthy competition among our institutions, and also options भी मिल जाएगा आपको. So it is at the cost of almost 40 to 45% if you have gone to that university elsewhere in the world. You know, at lower cost you will be able to get a good education, and also it will bring a different culture altogether. Coming to the skilling is today is very important. Your degree is not much going to be relevant soon. They will ask you what skill you have got. So skilling courses में थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है. Today artificial intelligence has come, and all of these, particularly talking about Hindi,
scripts, all that is very easily doable today. That's what we are using to develop those 1,000 textbooks, and now we are aiming at 1 lakh textbooks. With AI coming in, it becomes very, very easy. But somebody has to read it and meaning and everything check करना है, वो जरूरी है. We are doing that. So I think there is an excellent hope. So you don't need to be very pessimistic, and there is a lot of positive changes are coming in the education, and all of you look for and choose what you would like to do. You should exercise your rights to do. This is a course हमको करना है. So that option is there. Now you can get a dual degree also. So many things are coming up. So this is a golden time for all of you. You only आखिरी can टिप्पणी आपकी, आपने कहा कि नींव बन गई है 5 साल में नई शिक्षा नीति से, अब इमारत के लिए कितना समय और चलना पड़ेगा? और आप पीछे केवल उतना लौटें जहां हमारा इतिहास है. इसको भूल जाइए जो अभी आप देख रहे हो, क्योंकि इसी को बदलना है. और इस गौरव के साथ आगे चलें कि आप सब में इतनी प्रतिभा छिपी है कि इस देश का विकास आपके हाथों में हो सकता है. और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके आधार पर बनाए गए पाठ्यक्रम, उसके आधार पर लिखी गई पुस्तकें आपको विकास के लिए, पहले आपका विकास होगा, फिर भारत का विकास होगा, उसका मार्ग हम तैयार कर रहे हैं. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को इस प्रकार से गुरु दक्षता के माध्यम से शिक्षकों को, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के माध्यम से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को हम भविष्य देखने के लिए और उस भविष्य की ओर काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, और विशेष रूप से स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने स्लो स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में जब गति पकड़ी तो बहुत सारे सवाल, जो बहुत रिलेवेंट सवाल थे, वो पूछे और उसके उत्तर आपने बहुत ही समझदारी से दिए. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और आवाज देश की में आज के लिए इतना ही. आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ. फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी. नमस्कार. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें.